जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पर। तो हम प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं और स्पेशली रिसर्च के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर डाटा के वर्गीकरण के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। तो हम डाटा के वर्गीकरण को कितने प्रकार में जानते हैं उसकी चर्चा में बात की है। संख्यात्मक डाटा, अक्षर और संख्यात्मक डाटा, ध्वनि डाटा, रेखा चित्र डाटा या चलचित्र डाटा। तो डाटा इन सभी के प्रकारों के हो सकते हैं। डाटा नंबर वाले भी हो सकते हैं, अक्षर वाले भी डाटा हो सकते हैं, अक्षर और नंबर दोनों के डाटा हो सकते हैं। ऑडियो के रूप में भी हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। ड्राइंग या चित्र बनाकर भी हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं और वीडियो के रूप में भी डाटा को जो है इकट्ठा किया जाता है। तो ये सभी डाटा के इकट्ठा करने या वर्गीकरण के आधार हैं। अगला है, कूट की सहायता से सही की पहचान कीजिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। प्रारंभ से ही वह एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, क्योंकि उसने प्रकृति को समझने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयास किया है। तो यह कथन सही है। सामाजिक विज्ञान शोध या सामाजिक अनुसंधान में शोध शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह भी कथन सही है। सामाजिक विज्ञान शोध व प्रवृत्ति है जो समाज के घटित आर्थिक व राजनैतिक गतिविधियों का शोध करती है। तो सामाजिक विज्ञान शोध की जो प्रवृत्ति होती है वह केवल आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों का न होकर सामाजिक गतिविधियों का होता है, अर्थात सभी पहलुओं का ध्यान जो है इसमें दिया जाता है। तो इसलिए यह गलत है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 जो है सही हो। अगला, सही कथन की पहचान कीजिए। अपने आसपास से हमें जो भी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं वह अपने प्रारंभिक रूप में आंकड़ा या डाटा कहलाती हैं। अर्थात जो हम अपने आसपास या हम स्वयं डाटा को जानकारी एकत्रित करते हैं उसे प्राथमिक या प्रारंभिक डाटा कहते हैं। यह कथन सही है। डाटा व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों प्रकार से एकत्रित किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया प्रोसेस करने की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है, कानूनी व्यवस्था में किसी समझौते की संपत्ति के अधिकार की घोषणा या अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण सूचना का प्रमाण देने के लिए दस्तावेज का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा सभी जो है सही है कि हम जो प्रारंभिक डाटा होती है वह अपने आसपास या स्वयं से जानकारी एकत्रित करते हैं तो प्रारंभिक डाटा कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। और कानूनी व्यवस्था में किसी समझौते की संपत्ति का अधिकार घोषणा व अन्य महत्वपूर्ण सूचना का प्रमाण पत्र देने के लिए दस्तावेज का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो यह भी कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी है। अगला है, शोध अभिकल्प। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शोध समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसके प्रयोग से शोध त्रुटियों की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो यहाँ जो कथन सही होगा वह केवल एक सही होगा, क्योंकि जब हम शोध प्रारूप या उसका प्रयोग करते हैं अभिकल्प का तो संभावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। तो इसलिए यह कथन जो है गलत है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। शोध समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है, अर्थात एक व्यवस्थित क्रम में शोध हमें करने में जो है सहायता करता है शोध अभिकल्प। अगला है, सही कथन की पहचान कीजिए। अवधारणा किसी वस्तु, प्रघटना, तथ्य के बारे में किया गया एक अमूर्त निरीक्षण है। सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना जो वास्तव में एक उच्च स्तरीय अमूर्तता की अवधारणा की योजना होती है। यह भी कथन सही है। सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर घटनाओं के संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से संबंधित होते
हैं। तो यह तीनों कथन जो है हमारे सही हैं कि जो है अवधारणा जो होती है वस्तु प्रघटना तथ्य के बारे में एक अमूर्त निरीक्षण है और अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना होता है जो कि अमूर्त अवधारणाओं की योजना के रूप में देखा जाता है। और तीसरा जो है कई घटनाओं से, किसी एक घटना के आधार पर सिद्धांत का निर्माण नहीं होता, कई घटनाओं की श्रेणियों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण होता है। अगला है लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण, लक्षण विषयक, पुस्तकीय दृष्टिकोण, निजाती वर्णन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जब हम किसी पुस्तक, वेबसाइट, चित्र आदि कानूनों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह विषय वस्तु विश्लेषण के रूप में देखा जाता है। निजाती वर्णन में हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं। पुस्तकीय दृष्टिकोण के आधार पर हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं और लक्षण विषय जो है संकेत विज्ञान, संकेतों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है सामाजिक शोध में विश्वसनीयता सम्मिलित होती है संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता से, आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण माप से, संगति और साहचर्य का परीक्षण, वह माप जो दोहराए जाने पर वही परिणाम देता है। तो हमें विश्वसनीयता प्राप्त होता है जब हम एक विश्वसनीय डाटा या आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। उस आंकड़ों को परीक्षण करने के लिए एक उचित विधि का प्रयोग करते हैं, परीक्षण या माप करते हैं और बार बार हमें सेम परीक्षण करने पर सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हमारी जो है विश्वसनीयता या रेबाइल बढ़ती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वह डी होगा, 1, 2 और 4। अगला है ऐतिहासिक शोध पद्धति। शोध की एक पद्धति है जिसमें जीवित व्यक्तियों के स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को कहा जाता है। तो ऐतिहासिक शोध में भी कई विधियां होती है, लेकिन जिसमें जीवित व्यक्तियों के स्मृतियों का संग्रह हम करते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यक्तित्व अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या आध्यात्मिक इतिहास। तो जब हम स्मृतियों का अर्थात उसके पूर्व में घटित घटनाओं का जब संग्रह लेते हैं तो उसको हम मौखिक इतिहास के रूप में डाटा इकट्ठा करते हैं। अगला है द मेथडोलॉजी पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। पुस्तक किसकी है? ब्लूमर की, कुले की, गॉफमैन की या जी.एच. मीड की? तो यह पुस्तक जो है द मेथडोलॉजी पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पुस्तक जो है हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है। अगला है वैधता का अभिप्राय है अर्थात वैलिडिटी का क्या अर्थ है? आंकड़े एकत्र करने के मापदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखती है? आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखती है? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। आंकड़े एकत्र करने के मापदंड व विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं, यह भी वैलिडिटी प्रदान करती है। और किस सीमा तक सटीक अर्थात किस सीमा तक अच्छे परिणाम देता है या गुणवत्ता देती है, वह भी हमारा वैधता को बढ़ाता है। तो यहाँ दोनों हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन पुनः समाजीकरण अभिकरण है? प्राथमिक स्कूल, समकक्ष व्यक्ति समूह, प्रशिक्षण संस्थान या सैन्य एकेडमिक। तो पुनः समाजीकरण की जो बात होगी ना, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ज़्यादा अप्रोप्रिएट सैन्य एकेडमिक होगा। सैन्य एकेडमिक में पूरी तरह से वहाँ के नियमों को सीखना पड़ता है और अपने यहाँ के नियमों को भूल जाना पड़ता है, जबकि प्रशिक्षण संस्थान कोई विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति को देते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह ठीक हो जाएगा। अगला है मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? असामाजीकरण का, द्वितीयक सामाजीकरण का, पूर्वाभासी समाजीकरण का या वयस्क समाजीकरण का? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण का। अगला प्रश्न है अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रह को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सहगण अध्ययन, प्रचलन अध्ययन,
व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, देशांतरी अध्ययन। अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को ते हुए अध्ययन प्रारूप को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे समय के आधार पर अगर देखा जाएगा तो देशांतरी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को कहते हैं, वो हमारा राइट हो जाएगा अलग अलग समय पर। और रहा व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, तो जब कोई डाटा जो होता है किसी पॉपुलेशन का बहुत अच्छे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसको व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन कहते हैं। निम्नलिखित में से यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्षों में विभेद किया है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार जो है एग्जामों में पूछा गया है। कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, चार्ल्स सीमेल या राल्फ डेहरनडॉर्फ। तो यहाँ सभी संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं, तो लेविस कोजर है। लेविस कोजर को संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है और जॉर्ज सीमेल से प्रभावित होकर ही कोजर ने जो है संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की जो है चर्चा की है। वहीं डेहरनडॉर्फ जो है सत्ता के आधार पर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की चर्चा की। कार्ल मार्क्स उत्पादन या आर्थिक निर्धारणवादी के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि समाज का जो निर्धारण है वह आर्थिकी आधार पर हुआ, जैसे उत्पादन के साधन होंगे वैसे वहाँ की वैचारिकी और कल्चर होंगे। अगला है समन और उपसमग्न में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली इकाइयों के समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है? सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन या गैर अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। तो समग्न और उपसमग्न में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए संख्या प्रणाली हटा दो। कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली इकाइयों के समान संख्या का चयन का प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है? तो गैर अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन में जो है इसका चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है, उनके अनुक्रम का वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और वैज्ञानिक व्यक्ति है? कार्ल पॉपर, ई नागेल, जे गॉल्टन या कार्ल पियर्सन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे हमारे कार्ल पियर्सन का मानना है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से तथ्यों का वर्गीकरण करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है अर्थात उनके रिलेशन को देखता है, एक क्रम में ऑर्डर में रखकर वैज्ञानिक प्रणाली को लागू करके उसका अध्ययन करता है, तो वह व्यक्ति जो है वैज्ञानिक व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। जहाँ भी अनुसंधान की बात होगी यह क्वेश्चन लगभग फेवरेट के रूप में लिया जाता है। तो सुधार की बात जहाँ होती है अनुसंधान में सामाजिक स्थिति, तो वहाँ एक्शन रिसर्च या क्रियानिष्ठ अनुसंधान होता है। अगला है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इमानुएल दुर्खीम ने, फ्रेडरिक लेप्ले ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या कार्ल मार्क्स ने? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लेप्ले। असत्य कथन को पहचानिए। शोध
सफलता के लिए प्रश्न पूछना है। शोध की सफलता के लिए अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। शोध सफलता के लिए अशिक्षित सूचना दाताओं का चुनाव पर जोर दिया जाता है, या कोई नहीं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शोध सफलता के लिए अशिक्षित सूचनाओं दाताओं का चुनाव किया जाता है या जोर दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है, अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य कार्य क्या है, अर्थात खोज शोध का क्या मुख्य प्रयोजन है। महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना, सही है। नवीन प्रकल्पनाओं को विकसित करना, यह भी सही है। अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना, यह भी कथन सही है। तो अन्वेषणात्मक शोध या फंडामेंटल रिसर्च या खोज रिसर्च में के गुण हैं कि इसमें जो है महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान को आकर्षित किया जाता है, नवीन प्रकल्पनाओं का विकसित किया जाता है तथा नए सिद्धांतों का विकास किया जाता है, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। अगला है, वर्णनात्मक शोध में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो वर्णनात्मक शोध में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। शोध विषय का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह भी वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह भी सही है। तो वर्णनात्मक शोध में यह जो है सभी कथन सही है। अगला है, वर्णनात्मक शोध सफलता संचालन के लिए किन किन चरणों से गुजरना आवश्यक है। शोध के उद्देश्य का प्रतिपादन, सही है। तथ्यों के प्रविधियों का चुनाव, यह भी सही है। निदर्शन का चुनाव, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी जो है वर्णनात्मक शोध की सफलता के संचालन के लिए आवश्यक चरण है। अगला है, समाजशास्त्री शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करता है। परीक्षणात्मक शोध की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। वेपिन ने, चैपिन ने, बोगार्ट्स ने या जोचर ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। समाजशास्त्री शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करता है। यह परिभाषा चैपिन के द्वारा दी गई है। अगला है, प्रयोग शब्द उस भाग की ओर निर्देश करता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है जबकि अन्य में परिवर्तन लाया जाता है और उसके प्रमाणों को नियंत्रित चरों में देखा जाता है। तो यह किसने प्रस्तुत किया है। तो विमल शाह, मोजर, कुक या कोई नहीं। तो विमल शाह हैं जिन्होंने कहा कि प्रयोग शब्द उस भाग की ओर निर्देशित करता है जिसमें कुछ चरों का नियंत्रण कर लिया जाता है जबकि अन्य में परिवर्तन लाया जाता है, उसके प्रमाणों को नियंत्रित चरों में देखा जाता है। अर्थात कारण और प्रभाव की बात के रूप में किसने प्रयोगात्मक शब्द का प्रयोग किया है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह। तो यह वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। इसमें हम कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट को और जोड़ेंगे, देखते हैं कुछ विशेष करके। उसके बाद आगे इसी तरह इसके सीरीज जो चलते रहेंगे, लगभग 450 प्रश्न हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।